गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज की इस ऑफिशियल चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पैथोलॉजी और उसका ब्रांचेज क्या थे। इसमें मैंने बताया था कि 14 ब्रांचेज हैं इसके। इसमें से 9 या 10 हम लोग पढ़ लिए थे, शायद 9 पढ़े थे, जनरल पैथोलॉजी तक पढ़े थे। जनरल पैथोलॉजी ऐसे कॉमन एक ऐसा पैथोलॉजी जिसमें एक से अधिक ब्रांचेज इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हेमेटोलॉजी होते हैं, वायरोलॉजी होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज वाला वो भी रहते हैं उसमें, और बायोप्सी वगैरह भी करते हैं वो सब। तो इसलिए उसको हम लोग जनरल पैथोलॉजी मानते हैं। आई होप कि कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी किसी को कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादातर, लेकिन आप लोग रिपीट करके देखें उस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। बाकी अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे जहाँ पे दिक्कत हो उस टॉपिक को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे जनरल पैथोलॉजी तक हम लोग देख लिए थे, उसके बाद से आता है न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। न्यूट्रिशन मतलब आप लोग भी जानते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाए शरीर में तो जिसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। विटामिन मिनरल्स की वजह से अगर कोई बीमारी होती है किसी विटामिन की कमी से, तो वो आता है न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी के अंडर में। सो वी डिस्कस न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ disease process resulting from deficiency or excess of essential foods. स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। अगर कोई बीमारी किसी फूड की वजह से, फूड के या मिनरल्स विटामिन के कमी की वजह से हो जाती है या फिर एक्सेस होने की वजह से हो जाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, स्कर्वी होता है विटामिन सी के वजह से, या विटामिन ए की कमी से जैसे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन बी की वजह से बेरी होता है। तो ये सारा चीज़ आता है न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी में। जो अगर विटामिन की कमी से या फिर विटामिन की एक्सेसिव डोज की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो वो हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी में। वही उसमें पढ़ते हैं डिजीज प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एसेंशियल फूड्स। एग्जाम्पल में स्कर्वी हो गया, विटामिन सी की वजह से होता है, कमी की वजह से। दूसरा होता है टॉक्सिकोपैथोलॉजी। टॉक्सिकोपैथोलॉजी का मतलब हो गया है टॉक्सिन्स या टॉक्सिक उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे बॉडी को हार्मफुल हो, जो नुकसानदायक हो। जैसे केमिकल में जैसे साइनाइड है या अदर केमिकल्स है, पेस्टिसाइड, ये सारा चीज़ जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, नुकसान का काम करता है। तो वही हम लोग देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। इट मीन द स्टडी ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस है। जैसे कोई भी टॉक्सिन हो सकता है, जैसे फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। जैसे केमिकल में साइनाइड वगैरह हो गया, या फिजिकल में जैसे रेडिएशन वगैरह निकलता है उसके वजह से, जैसे मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलता है सूर्य से, उसके वजह से स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। तो ये फिजिकल एजेंट हुआ, फिजिकल टॉक्सिक हुआ वो जो यूवी रेज निकलता है। उसके बाद से बायोलॉजिकल में मान लीजिए, केमिकल में तो जैसे एग्जांपल में साइनाइड मान लीजिए, बायोलॉजिकल में और फिजिकल में यूवी रेज जो सन से निकलता है स्किन कैंसर का कारण बनता है, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है। और बायोलॉजिकल में आ जाता है जैसे स्नेक वेनम मान लीजिए, या फिर अदर चीज जो जाके इरिटेंट्स का काम करे, इरिटेशन प्रोड्यूस करे हमारे बॉडी के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए स्नेक बाइट करता है तो अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में, बाकी अदर धीरे धीरे अदर ऑर्गन्स में जाता है, वो ब्रेन तक जाता है। तो वो एग्जाम्पल हो गया बायोलॉजिकल टॉक्सिक का। जैसे एग्जाम्पल टेस्ट में देखिए, इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ द ब्लड। जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल के लिए, मतलब ड्रिंक किया है या नहीं, वो कैसे जांच करते हैं, ब्लड से जांच करते हैं। या फिर एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उसमें अगर प्रेजेंस ऑफ ड्रग है कि नहीं वो एथलीट्स में चेक किया जाता है। ये सारा चीज आता है टॉक्सिकोपैथोलॉजी में, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। इसके आगे बचा 2-3 और बचा है ब्रांचेज, जिसको हम लिखा देते हैं जल्दी। और न्यूट्रिशनल में एक बार देख लीजिए, स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस है। एक डिजीज के बाद पता लगाते हैं कि इसका आखिर एग्जैक्ट कॉज क्या है, या तो डिफिशियंसी होगी,
कमी होगी या एक्सेस हो जाएगी विटामिन या फूड्स को वजह से, ठीक है। टॉक्सिकोपैथोलॉजी में टॉक्सिक का मतलब हो गया हार्मफुल सब्सटेंसेज, ठीक है, जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाए, नुकसानदायक हो। जैसे केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है। केमिकल में जैसे साइनाइड वगैरह है, बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल में रेडिएशन था, बायोलॉजिकल में स्नेक वेनम वगैरह टाइप का था। एग्जाम्पल में और भी टेस्ट आता है, जैसे ब्लड का टेस्ट हम लोग करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल का पता लगाने के लिए, और ड्रग का करते हैं एथलीट्स वगैरह में कि कहीं ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा है, ताकि बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी आए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच जो है ऑन्कोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर। और कोई भी पूछे ऑन्कोलॉजी होता क्या है, तो ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ ट्यूमर करते हैं या स्टडी ऑफ कैंसर भी हम लोग बोल सकते हैं। उसमें ये पता लगाते हैं कि अगर कोई ट्यूमर्स है उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने कुछ इससे रिलेटेड बताया था, तो चलिए देखते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्को मीन्स होता है ट्यूमर। इट इज द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। इट स्टडी वेरियस ट्यूमर्स मार्कर टेस्ट। बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जो सॉलिड भी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं ट्यूमर्स, जो डर्मोइड भी होते हैं, जो एपिडर्मल के नीचे भी होते हैं। बहुत सारे टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। अब लोग क्या करता है कि ट्यूमर्स होता है, लेकिन कुछ लोग सोचता है कि पता नहीं, कोई लोग सोचता है कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह खाते रहते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें कहीं कैंसर तो ना हो जाएगा आगे चल के। तो इसलिए टेस्ट उसका जो किया जाता है ट्यूमर्स का, एक बायोप्सी टाइप का, आप लोग भी जानते हैं, पहले बताया भी गया है बायोप्सी होता क्या है। तो उस ट्यूमर्स का मार्कर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मार्कर टेस्ट का मतलब एक इंडिकेशन उसमें खोजा जाता है कि कैंसरस सेल तो उसमें प्रेजेंट नहीं है या नॉन कैंसरस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। तो बेनाइन वाला जो होता है उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, और एक होता है मैलिग्नेंट, मतलब उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंसी या कैंसर बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि ऑन्कोलॉजी होता क्या है। स्टडी ऑफ ट्यूमर्स होता है, जो वेरियस ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है कि ट्यूमर्स में कैंसरस सेल प्रेजेंट है कि नहीं, ये इसमें पता लगाते हैं। उसके बाद वाला है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण, ठीक है, पार्टिकल्स या कण बोलते हैं। तो इसमें ये पता लगा जाता है, इट इज द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। सारे जो ब्रांच है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज है, कि डिजीज की पहचान करना, आखिर ये डिजीज है क्या और क्यों हुआ है, इसका कॉज क्या है। दो ही काम होता है किसी भी लैब पैथोलॉजी का या जांच कराने या टेस्ट का, कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड टू नो द कॉज ऑफ डिजीज, उसका कारण क्या है, ठीक है, और डिजीज क्या है। जैसे पहले इसका था ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या था टेस्ट का, ऑन्कोलॉजी का, कि कैंसरस सेल प्रेजेंट है या नहीं, ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। दूसरा था मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं उससे डिजीज की पहचान किया जाता है। वो कण या मॉलिक्यूल्स कहाँ के होते हैं, ऑर्गन्स के, शरीर के किसी ऑर्गन्स के, टिश्यूज के हो सकते हैं या बॉडी फ्लूइड के हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ऑर्गन्स के, टिश्यूज के और बॉडी फ्लूइड के, उसका एग्जामिन करके पता लगाते हैं कि डिजीज क्या है। और ये मेनली जो यूज होता है इनहेरिटेड डिजीज में होता है, जो कॉन्जेनाइटल डिजीज हम लोग बोलते हैं, जो वंशानुगत चलते आता है, उस सब में ये ज़्यादा यूज होता है। जैसे क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज हो जाता है, डाउन सिंड्रोम वगैरह जानते हैं, कसिंग सिंड्रोम, इसमें जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज जो हो जाता है उस समय ये यूज होता है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो ये समझ गए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज है थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गन के, टिश्यूज के और बॉडी फ्लूइड्स के, उसको एग्जामिन करके पता लगाते हैं डिजीज का।
इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ डिजीज एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, एट द मोलिकुलर लेवल टू एक्ट इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यही बात हुआ, लेकिन ये थोड़ा ब्रीफ में कर दिया, छोटा में कर दिया है, इजी लैंग्वेज, ये थोड़ा टफ कर दिया है लैंग्वेज। इंक्लूड स्टडी ऑफ डिजीज, वही हुआ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यहाँ दिया है, ये स्टडी ऑफ डिजीज दे दिया है। एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो हमने बताया था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में ले जाने का काम करते हैं, वो अगर एबनॉर्मल हो जाए तो ये पता लगाते हैं कि किससे, मोलिकुलर लेवल टेस्ट से ही। और अगर मान लीजिए इनहेरिटेड कोई डिजीज है जो एक से दूसरे में जाता है, वंशानुगत जाता है, जो पिता से बच्चे में उसके जाता है, तो अगर पता लगाना है तो मोलिकुलर टेस्ट कराया जाता है। अगर अर्ली करा लिए, अर्ली स्टेज में जल्दी करा लिए, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अर्ली डायग्नोसिस यूजिंग मोलिकुलर लेवल टेस्ट। और मोलिकुलर लेवल टेस्ट अगर जल्दी करा लिए और पता लगे कि हाँ ये डिजीज का साइन है उसमें, तो उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, उससे बचाया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। ये इसमें लिखा है जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज, मतलब जो वंशानुगत डिजीज होते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड, उसको बचाया जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस करके, मतलब जल्दी पहचान करके। और पहचान कैसे करेंगे, मोलिकुलर पैथोलॉजी से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, होना चाहिए। इसके बाद एक 14वां नंबर एक लास्ट पॉइंट है, वो छोटा सा है, इसको आप लिख लीजिए, तब वो बताते हैं हम। कोई भी दिक्कत हो इसमें, जहाँ पे नहीं समझ में आए आप लोग बताइएगा प्लीज, लिख लीजिए इसको। तो ये लास्ट पॉइंट है ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी का। हम लोगों ने इसके पहले वाला आप लोग लिख लिए होंगे, ऑन्कोलॉजी जो था और मोलिकुलर पैथोलॉजी था। इसके बाद से है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। ओरल मतलब क्या हो गया, ओरल का मतलब हो जाता है माउथ, और मैक्सिलरी, इसमें दो वर्ड है, मैक्सिला प्लस फेशियल मतलब फेस, ठीक है। तो ये जो मैक्सिला वाला जो बोन होता है, ठीक है, ये ओरल मतलब माउथ, और मैक्सिला ये जो हड्डी होता है, और फेस से पे जो होता है, फेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए मिल के बन गया है मैक्सिलोफेशियल, और ये ओरल मतलब माउथ। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 9 स्पेशलिटीज ऑफ डेंटल मेडिसिन। डेंटल मेडिसिन में 9 स्पेशलिटी, तो उसमें से ये भी एक है। ओरल पैथोलॉजी स्टडी डिजीजेज दैट अफेक्ट द ओरल कैविटी एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इसमें दिया है ओरल पैथोलॉजी स्टडी डिजीजेज। ओरल पैथोलॉजी में जो होता है डिजीज, उस डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है, जिसका प्रभाव हमारे माउथ में होता है, या उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, उसके आसपास जो स्ट्रक्चर है, जैसे गम्स हो गया, टीथ हो गया, पैलेट हो गया, ठीक है ना। ये सारा चीज़ जो है फेशियल जो चीज़ है, स्ट्रक्चर है, उसको अगर अफेक्ट करता है कोई डिजीज, उसको हम लोग पढ़ते हैं ओरल या मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी के अंडर में। एक बार और समझ लीजिए, ओरल पैथोलॉजी स्टडी डिजीजेज, ओरल पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं डिजीजेज को डेट अफेक्ट द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है, एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो ओरल कैविटी के आसपास जो भी स्ट्रक्चर है उसको अगर अफेक्ट करता है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं ओरल या मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी में। तो ये खत्म हो गया ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या है, उसका कॉज क्या हो सकता है, और उसका बेनिफिट्स क्या है, और उसका कुछ हार्मफुल क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, नुकसान क्या हो सकता है, फायदे क्या हो सकते हैं इन्फ्लामेशन के, उसका साइन सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है, होता क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इन्फ्लामेशन को डिटेल में। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अटेंडेंस नहीं बनाएंगे हम ऐसे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लामेशन पढ़ने के पैथोलॉजी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।